आप देख रहे हैं एसीआई न्यूज, भ्रष्टाचार और जुर्म के खिलाफ हर पल आपके साथ। नमस्कार, मैं मोन्टू राजा एंटी करप्शन इंडिया से स्वागत है आपका। तो इसी संदर्भ में आगे हमारे पास कुछ और किसान नेता भी हैं जो अपने विचार बताएंगे कि कैसे, इनसे भी हम बात करेंगे क्या वो सोचते हैं इस आंदोलन के बारे में। सर, अपना परिचय दें। मैं अशोक सरोही अंतर्राष्ट्रीय किसान परिषद से राष्ट्रीय प्रवक्ता हूं और मैं डे 1 से इस आंदोलन को लीड कर रहा हूं। तो सरोही जी, ये जानना चाहेंगे, 4 महीने बीत चुके हैं लेकिन कोई भी संवाद नहीं है। क्या लगता है, सरकार तो चुप बैठी है, सरकार को ये लगता है शायद कि कुछ समय और बीत जाएगा तो शायद ये मामला ठंडा होता चला जाएगा, क्योंकि मीडिया कवरेज भी अगर कहें तो वो इस समय उस लेवल की नहीं मिल पा रही है जिस लेवल की पहले थी। क्या सोचते हैं इस बारे में? नहीं, देखिए, मैं आपको बताऊं, ये हर एक व्यक्ति का अपना अपना नजरिया है। एक लॉबी होती है, मतलब देखिए, मेरी बात सुनिए, इस किसान आंदोलन को कुछ लोग इस नजरिए से देख रहे हैं कि 4 महीने से ज्यादा हो चुके हैं किसान आंदोलन को चलते चलते, लेकिन इसमें कुछ हो नहीं रहा है। लेकिन ऐसा मेरा मानना नहीं है कि कुछ नहीं हो रहा है। एक आने वाले, अगर आप इतिहास उठा के देखें, आज से 4 महीने पहले या 6 महीने पहले, 1 साल पहले, 2 साल पहले की अगर स्थिति देखेंगे, अभी राघव जी ने बताया कि 2018 के अंदर संविधान संरक्षा यात्रा हमने निकाली, उस समय पूरा देश सहमा हुआ था। लेकिन आज आप क्या महसूस कर रहे हैं? देश सहमा हुआ है क्या? बिल्कुल देश सहमा हुआ नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति के अंदर एक हिम्मत आई है। ये आंदोलन राष्ट्र स्तर पर पहुंच चुका है। आंदोलन या क्रांति जो होती है, वो क्रांति ऐसी नहीं होती बम विस्फोट आपको करना है ना, तो कहीं भी जाकर आप बम लगा दीजिए और उसके अंदर पलीते में आग लगे, आप पीछे हट जाइए तो बम विस्फोट हो गया, बात खत्म हो गई। तो ये बम विस्फोट नहीं है। क्रांति जो होती है, क्रांति शांतिपूर्ण ढंग से, और वो ऐसी हमारा जो आंदोलन है वो तो अहिंसावादी है। अहिंसा के रास्ते पे चल के हम इस आंदोलन को आगे लेके जा रहे हैं। तो इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो हम आपको बताएं, हमें बहुत बड़ी कामयाबी मिली है। देखिए, एक तरफ तो सहमा हुआ और डरा हुआ देश, और आज ऐसी स्थिति है कि एक आम आदमी सोशल मीडिया पे प्रधानमंत्री के खिलाफ अपने दिल की खुली वेदना स्पष्ट करके लिख देता है। तो आपको क्या लगता है, जैसे कई चीजें हमने देखी हैं, किसानों को फंडिंग कहां से आ रही है, कैसे सस्टेन कर पा रहे हैं, वो कैसे अपना पूरा कर पा रहे हैं इतने समय से, ये आरोप लगे। खालिस्तानी भी कहा गया, विदेश से फंडिंग आ रही ये कहा गया। तो तमाम, क्या अपोजिशन आपको सपोर्ट कर रहा है, इस तरह की तमाम चीजें लगी हैं। इस बारे में आप क्या कहेंगे? बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा है। मैं आपको बताऊं, जिस प्रकार से इल्जाम हम पे लग रहे हैं ना, इस प्रकार के इल्जाम मैं भी, जैसे मेरी बात सुनिए, ये इल्जाम कोई भी माई का लाल अगर आगे सरेआम हमारे मुंह पे लगा दे, किसानों से आगे सीधा सवाल करके अगर इस इल्जाम को लगा दे, अगर किसी की मां ने उसे दूध पिलाया है तो वो सीधा हम पे इस इल्जाम को लाके हमारे सामने लगा दे, और जहां बातें इल्जाम होगी तो इल्जामों से सरकार भी गिरी पड़ी है। मैं आपको बताता हूं, सोशल मीडिया पे इस प्रकार की भी आप जाके देखिए, यूट्यूब पर दुनिया भर की वीडियो मिल जाएंगी कि नरेंद्र मोदी ने, आरएसएस ने और इस लॉबी ने, भाजपा ने, मतलब राजीव दीक्षित जैसे एक क्रांतिकारी को मतलब आहिस्ता में मरवा दिया, पता भी नहीं लगा। ठीक है, एपीजे अब्दुल कलाम ने, जिन्होंने देश के लिए इतना बड़ा योगदान दिया, जिन्होंने दवाइयां सस्ती करा दी, जेनरिक जो मेडिसिन आप लेते हैं ना, ये सब अब्दुल कलाम जी की देन है, जिन्होंने देश के लिए पूरी अपनी जान घोंप दी। उनकी रहस्यमय तरीके से मौत हो जाती है। सैकड़ों लोग जो रहस्यमय तरीके से मरे हैं, उनका सबका इल्जाम पूरी तरीके से गवर्नमेंट पे है, और गवर्नमेंट उसकी जांच नहीं कराती। रहस्यमय तरीके से एक आदमी झंडा फहरा देता, हम कह रहे हैं उसकी जांच कीजिए, है। लेकिन इस प्रकार के इल्जाम, हमारे नॉलेज में इल्जाम देखो सब पे लगते रहते हैं, ये कोई कहता रहे, लेकिन ये अन्नदाता पे इस प्रकार का इल्जाम लगाना, जो कि हम पूरे देश को, देश की रोटी की व्यवस्था किसान करता है, किसान पे इस प्रकार का इल्जाम लगाना कि आपको विदेश से फंडिंग हो रही है, आपका मतलब ये जो व्यवस्था है ये कहां से हो रही है, कैसे हो रही है। आज तक देश के अंदर कोई भी आंदोलन अगर कामयाब नहीं हो पाया है तो उसका मुख्य कारण ये रहा है, उसकी जो मुख्य रीजन है, उसका रीजन ये है कि कहीं भी इस प्रकार की व्यवस्था नहीं जैसे हमने की है। हमने सबसे पहले खाने की व्यवस्था करी है। जो आंदोलनकारी होगा, जो अपना घर बार छोड़ के आएगा, गरीब मजदूर किसान जो यहाँ पे आएंगे, उनकी सबसे पहले हमने खाने पीने की व्यवस्था करी है। उसको वो लोग कह रहे हैं फंडिंग हो रही है, विदेश से फंडिंग हो रही है। मुझे बता दें, आरएसएस की कहां से फंडिंग हो रही है, भाजपा की कहां से फंडिंग हो रही है। आरएसएस कहीं खेती नहीं करती, आरएसएस के 1 इंच भी जमीन नहीं है, 1 इंच भी जमीन। वो खेती वो नहीं करती, व्यापार वो नहीं करती, कोई और अन्य धंधा वो नहीं करती, कोई भी किसी प्रकार का व्यापार ना करके उसके बाद भी आरएसएस आहिस्ता आहिस्ता आज के डेट में देश पे काबिज है। वो कैसे भाई? आपको क्या लगता है, मतलब ये जो कानून बनाए हैं, इससे किसको फायदा होगा? कानून सरकार वापस क्यों नहीं ले रही है? ये देखिए, काले कानून है, ये कृषि बिल है ही नहीं।
इन्हें लोग समझ रहे हैं कृषि बिल बना के रूप बदल के प्रस्तुत किए गए। मैं इन्हें कहता हूं कारपोरेट बिल है ये केवल कारपोरेट के लाभ के लिए बिल पैदा करे गए हैं। अगर आप इनमें देखेंगे तीनों बिलों में कारपोरेट का फायदा है। पहला बिल भंडारण का है। भंडारण से अगर एक बात बताइए, भंडारण पे अगर ये सही होता भंडारण, तो 1957 में लाल बहादुर शास्त्री जी ने आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत भंडारण पे बैन क्यों लगाया जी? वो सरकार बेवकूफ थी उस समय की है। अरे अगर कारपोरेट के हाथ में भंडारण की शक्ति होगी तो क्या होगा, आपका हाल क्या होगा? वो अपने तरीके से बाजार को मैनिपुलेट करेगी, वो चाहेगी बाजार को ऊपर ले जाएगी। अगर आवश्यक वस्तु अधिनियम मतलब जो रोजमर्रा की आवश्यकता की चीज है उनका भंडारण होना शुरू हो जाएगा तो सीधी बात है आम जनता उसमें घिर जाएगी और बाजार मैनिपुलेट होगा उसके तरीके से। भाई डिमांड एंड सप्लाई का रूल लागू होगा नहीं होगा? जिस चीज को उन्हें मंदा करना है उसकी ज्यादा खपत दिखा देंगे, उसकी डिमांड कम दिखा देंगे, और जिसको उसे महंगा करना है उसकी डिमांड ज्यादा दिखा देंगे, माल को गायब कर देंगे। तो अगर भंडारण का नियम है वो कारपोरेट के हित में है, उसमें गवर्नमेंट कहती है भाई किसान भी कर ले। किसान कैसे कर लेगा? किसान में इतनी ताकत कहाँ है? वो 3 महीने 4 महीने 5 महीने 6 महीने का राशन रख सकता है क्या? नहीं रख सकता। ठीक है, अब आ जाओ दूसरे नंबर पर। दूसरा जो बिल है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, यानी कि उत्पादन की शक्ति भी उन्हीं के हाथ में चली गई। उत्पादन उनका हो गया और भंडारण उन पे पहले से है, तो सीधी सीधी बात है सारा का सारा गेम कारपोरेट के हाथ में चलेगा। तीसरा जो कानून है वो काला कानून हमारा मंडियों को खत्म करता है। ठीक है, वे कह रहे हैं मंडी के बराबर मंडी, मतलब अब उसमें कहते हैं जी एमएसपी थी, एमएसपी है, एमएसपी रहेगी, और मंडियां कैसे खत्म हो जाएंगी? भाई साहब मैं पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से, बीएसएनएल कैसे खत्म हो गया? बीएसएनएल कैसे खत्म हो गया? एयर इंडिया कैसे खत्म हो गई? ऐसे सैकड़ों उद्यम है जो गवर्नमेंट ने आहिस्ता आहिस्ता खत्म कर दिया, पता भी नहीं चला, उसमें कोई शिकायत भी नहीं है किसी को। बीएसएनएल था, है और रहेगा, अब भी अभी सर, लेकिन बीएसएनएल होने से उसका कोई लाभ थोड़ी है। तो बीएसएनएल भी खत्म हो गया। इसी प्रकार से मंडियां भी आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाएंगी, किसान बिल्कुल बर्बाद हो जाएगा। और ये आंदोलन केवल किसानों का नहीं है, ये सभी का आंदोलन है। इसका इफेक्ट जो पड़ेगा सब पे पड़ेगा बराबर, और सभी लोग इसमें बर्बाद होंगे। आने वाले समय में इसका पता लगेगा, क्योंकि खरीदार यहाँ से पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, नेपाल से या अन्य किसी देश से नहीं आने वाले, खरीदार यहीं करेंगे और बाजार उनके हाथ में रहेगा। वो उत्पादन भी उनका हुआ, भंडारण भी उनका हुआ, बाजार को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की मतलब कीमतें लागू करी जाएंगी और दुनिया को लूटा जाएगा। मतलब प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा मिल रहा है और जो प्राइवेट कंपनीज हैं उनको फायदे के लिए देश के अंदर ये कानून लाया गया है। आप ये समझने की कोशिश करिए एफएमसीजी के अंदर कितने बड़े बड़े ग्रुप आ गए। एफएमसीजी का मतलब है दैनिक उपयोग की वस्तुएं। अब रोटी भी तो दैनिक उपयोग की वस्तु है। अब जो काबू करा जा रहा है आहिस्ता आहिस्ता रोटी को काबू किया जा रहा है। आप चाहे इस बात को मानिए चाहे मत मानिए। रही बात मतलब ये बिल्कुल एकदम से जो कानून, ये तीनों कानून है ये बिल्कुल काले कानून है। और अब इस समय मैं तो एक बात स्पष्ट कहना चाहूंगा, 162 लाख करोड़ का कर्जा आज के डेट में देश पे है, जिसे देने के लिए गवर्नमेंट के पास जितने उद्यम थे वो बेच बाच दिए, उसे उतारने का और कोई रास्ता नहीं है। अब केवल एक रास्ता बचा है कि किसानों की जमीन, किसानों की रोटी, और इसे एफएमसीजी के सिस्टम को सारे उन्हें उत्पादन और भंडारण उन्हीं के हाथ में दे दिया जाए, कैसी अपनी जान छुड़ाई जाए। तो ये आहिस्ता आहिस्ता देश को बेचा जा रहा है। देश ऐसे नहीं बिकते कि भी लिया पेन और ये कह दिया 10 रुपए वाला पेन 1 रुपए में ले लो, ऐसे नहीं बिकता। ये इसी प्रकार से बिकता है, सिस्टम से बिकता है। एक लॉबी है जो पूरे देश को आहिस्ता आहिस्ता बेच रही है और वो बिल्कुल इस देश को बर्बाद करने पर तुली है। तो जैसे कि आपने देखा सुरोही जी ने बताया किस तरह सरकार जो है वो प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा देते हुए, कॉर्पोरेट्स का फायदा करते हुए ये कानून लेके आई है और कैसे देश को और किसानों को इसका नुकसान होगा। तो क्या है आपकी राय? कैसे आप सुरोही जी के जो विचार हैं उनसे आप सहमत हैं या क्या आप सोचते हैं, वो आप अपना कमेंट द्वारा हमें बता सकते हैं। अगली अपडेट के साथ आपके सामने फिर प्रस्तुत होंगे। नमस्कार।